हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स विद योगेश में। कक्षा 10th के अध्याय 1 की प्रश्नावली 1, कल इसका अध्याय 1 का हमने बेसिक जाना था। आज प्रश्नावली 1.1 लेके आया हूँ मैं। इसमें 5 क्वेश्चन हैं और हम पाँचों क्वेश्चनों को करके देखेंगे। बेसिक हमने कल जान लिया था। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। तो हमने कल बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जब प्रयोग की जाती है, वो किसके लिए प्रयोग की जाती है? HCF के लिए। तो देखते हैं कैसे प्रयोग की जाती है। उससे पहले एक चीज़ बता दूं मैं कि मासा जिसे HCF कहते हैं, इसे निकालने के 2 तरीके होते हैं। कौन कौन सा? एक गुणनखंड विधि और दूसरी भाग विधि। मैं ऐसा करता हूँ आप इन दोनों विधियों से परिचित होंगे, मासा निकालने की गुणनखंड और भाग विधि से। ठीक है, हमें गुणनखंड विधि का यहाँ पे यूज नहीं करना है, हमें भाग विधि का यहाँ पे प्रयोग करना है। और उस भाग विधि के द्वारा हम अपनी यूक्लिड प्रमेय को कैसे सॉल्व करेंगे बताते हैं। जैसे मान लो कोई एक संख्या है, मैं एक एग्जाम्पल बेस लेता हूँ। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे लेता हूँ कि एक कोई संख्या दे रखी है, पूछा गया है कि 12 और 30 का HCF क्या होगा। तो भाग विधि से निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो छोटी संख्या होती है उसे B मानते हैं और जो बड़ी संख्या होती है उसे A मानते हैं। तो हम जहाँ A मानेंगे 30 और B बराबर 12। अगर इसे भाग विधि से निकालने की कोशिश करें हम, तो भाग विधि से कैसे निकालेंगे? छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते हैं। जैसे 12 दूनी 24, 6 शेष बचेगा और 6 का इस 12 में भाग देते हैं, 6 दूनी 12 और आप 0 आएगा। जो अंतिम विभाजक होता, जिससे भाग दिया जाता है, ठीक है, अंतिम जिससे विभाजित होती है अंत में, वो क्या कहलाता है? HCF कहा जाता है उसे, उन संख्याओं का HCF। अब इसी को यूक्लिड प्रमेय में कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसी तरीके को यूक्लिड प्रमेय में लिखने का तरीका ये होता है, जैसे A, उसमें लिखा होता है A इज इक्वल B इज इक्वल टू Q प्लस R। अब इसे हम स्टेप वाइज लिखें तो क्या होगा कि A कितना है? पहले 30 है, 12 B है, और कितनी बार गया है भाग? 2 बार। हमने बताया था ये Q माना जाता है 2 बार, और रिमाइंडर यानी शेष कितना बचा? 6, एक बार। ये स्टेप एक चरण हो गया। दूसरे चरण के लिए क्या करेंगे? अगला B और R इसे लेके करते हैं। तो अगले B को, जो B होता है उसे अगले का A बना देते हैं, यानी ये 12 आएगा यहाँ पर। 12 बराबर कितनी बार भाग, किससे भाग दिया है हमने? 6 से। और ये जो रहता है हमारा R, ये B बन जाता है, ये यहाँ आएगा। तो 6 कितनी बार भाग गया है? 2 बार। बचा क्या है? 0। जब अंत में 0 आ जाता है तो जो लास्ट यानी अंतिम B होता है, अंतिम B यही तो है हमारा, यही HCF कहलाता है। एक बार फिर समझा देता हूँ। हमने बड़ी संख्या को A माना, छोटी को B माना। तो बड़ी संख्या हमने 30 ली थी और छोटी 12। 12 का दुगना होता है 24 और 6 बचे, यानी कि हमने 12 से भाग दिया था, 2 बार भाग दिया था,
और 6 शेष आया था, आर की जगह 6 लिख दिया। फिर इसी में दोबारा मान रखते हैं, कौन कौन से, अगला पिछला वाला बी और पिछला वाला आर को लेकर। तो पिछला जो बी होता है वो ए हो जाता है अगले का, और जो आर होता है वो बी हो जाता है। ये क्यों निकल के आता है, क्यों कहाँ से ये निकल आया, इस चीज़ को हम ये चीज़ इसलिए की हमने इतना प्रोसेस अपनी सरलता के लिए। हम चाहें तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कैलकुलेशन, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन सरल करने के लिए हमने ये तरीका ढूंढा है। अब हम क्वेश्चन 1 पर आते हैं अपने। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। तो पहली संख्या है, इसमें हम एक बार नोट किए लेते हैं। पहली संख्या है आपकी 135 और 225, 135 और 225, ठीक है। और दूसरी संख्या है हमारी 196 और 38 220, ठीक है। और हमारी तीसरी संख्या है 867 और 255, ठीक। इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो बड़ी संख्या होती है उसे ए मानते हैं, और जो छोटी होती है उसे बी मानते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ 1 का निकालते हैं। यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, 135 और 225 दे रखा है, ठीक है। तो मैंने बताया बड़ी संख्या को क्या मानते हैं, ए, तो ए बराबर 225 माना, ए बराबर 225 और बी बराबर 135। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, कैसे प्रयोग करते हैं वो हम जानते हैं, वही ए बराबर बी गुणा क्यू प्लस आर, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। ए कितना माना है हमने, 225। अच्छा, इसको अगर हम एक ओवरव्यू देखें तो भाग विधि से सॉल्व कर लेते हैं एक बार, जिससे हमें कैलकुलेशन थोड़ी सरल हो जाएगी। ये वर्क मैं इसी पे करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको ये क्या है, रफ वर्क है, ये रफ कार्य है ये, ठीक है। ये आपको कॉपी पर नहीं करना है, ये आप कोई कॉपी या सादा पेज ले लें, ये रफ वर्क है, ठीक है। अलग करें ये अपनी सरलता के लिए हम कर रहे हैं। तो 135 का हम 225 में देंगे तो 2 बार भाग जाएगा, नहीं 2 बार नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा होता है फिर 135। और हमारा शेष कितना बचेगा, 90 बचेगा। और जब 90 का भाग हम 135 में देंगे तो भी एक बार जाएगा, और 90 कितना शेष आएगा, 45 शेष आएगा। 45 का 90 में देंगे तो 2 बार जाएगा, और कुछ भी शेष नहीं बचेगा, ठीक। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 225 ए, बी माना है 135, कितनी बार भाग गया है, ये वाला कितनी बार भाग गया है वो यहाँ रखेंगे, एक बार गया है, बचा कितना है, 90, ठीक है। एक चरण हमारा पूरा हो गया। अच्छा, जब तक r बराबर 0 नहीं आ जाता हम इस प्रक्रिया को छोड़ते नहीं हैं, आगे हल करते जाते हैं। इसके बाद दूसरा चरण क्या होगा, उसके बाद हमने किसका भाग दिया है, 90 का भाग दिया है, किस में दिया है, 135 में दिया है, कितने बार, एक बार, तो 135 लिखेंगे पहले। 135 किसका भाग दिया है, 90 का भाग दिया है, कितनी बार गया है, एक बार गया है, बचा कितना है हमारे पास, 45 बचा है।
इसी तरह फिर अगली प्रक्रिया हमने किस में 90 में भाग दिया है, किसका दिया है 45 का दिया है, और कितनी बार गया है 2 बार, और फिर हमारा 0 आया है। और जहाँ पर 0 आ जाता है वहीं हम इस प्रक्रिया को छोड़ देते हैं, और जो अंतिम b होता है, जो अंतिम b होता है वही क्या होता है HCF। अतः HCF यानी इसे मासा कहते हैं, बराबर 45। जो अंतिम b का मान होता है, जो अंतिम b का मान वही हमारा मासा कहलाता है। ठीक, इस चीज़ को आप जान सकते हो कि जो अंतिम b का मान आता है ये क्या है हमारे लिए, ये b है b। ठीक है, जो अंतिम b आती है, देखो ये b तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी है, पर ये मासा नहीं हो सकते, ये वाला ही मासा क्यों, क्योंकि जो r है, r की वैल्यूएशन 0 आ गई। ठीक, हमें देना था 38,220 में, है ना। तो 196 का अगर इसमें देंगे तो पहली बार तो जाएगा एक बार 196, और हमारा शेष बचेगा 12 में से 6 बचे, 18 में से 17 में से 9 जाएंगी, 8 बचेंगी, और एक यहाँ शेष बचेगा, 2 का उतारा ले लेंगे, तो समथिंग 2 है, तो 18 शायद 9 बार जाने की उम्मीद है, देखते हैं। 5 के 54 के 4 हासिल 5, 9 में 81, 86 के 6 हासिल 8, 9 कम 8 17, 12 में से 4 जाएंगे 8 बचेंगे, 15 में से 6 जाएंगे 9 बचेंगे, यहाँ 7 में से 7 0, और ये भी 0। समथिंग 2 पंजे 10 होता है, क्योंकि ये समथिंग 200 के बराबर बैठ रहा है ना, इसलिए हम अनुमान 2 का लेके चल रहे हैं कि 200 मान के चल रहे हैं यहाँ 196 का, तो समथिंग अनुमान ही लगाते हैं। 196 का पहाड़ा किसी को याद नहीं होता है, सब नॉर्मल, सब अपने अपने तरीके से किसी न किसी शॉर्ट ट्रिक से लगाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा अपना अलग तरीका है लगाने का, आप जैसे चाहे लगा सकते हो या लिख कर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो समथिंग 5 बार जाने की उम्मीद है, 5 के 30 पहले, ठीक 5 ही बार जाएगा। 5 के 30 का 0 हासिल 3, 5 में 45, 3 48 के 8 हासिल 4, 5 एकम 5 4 9, यानी कि आगे 196 और 38,220, ए बराबर 38,220, बी बराबर 196, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, क्या प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो क्या लिखते हैं उसमें, a इज इक्वल बी इज इक्वल टू 9 प्लस r, यही लिखते हैं ना, लिख लेते हैं। यहाँ से हमें सरलता हो जाएगी, एक स्टेप में क्लियर हो जाएगा, एक ही बार में 0 आ चुका है क्योंकि। तो 38,220 इज इक्वल 196 यानी 196, गुणा कितनी बार गया है हमारा भाग, 195 बार गया है ना। हाँ, एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, याद आ गया, जब हम मासा निकाल रहे होते हैं और जैसे हमने यहाँ 196 का भाग दिया, यहाँ 2 अंक कभी भी रह गए थे, तो कभी भी ऐसा मत करना यहाँ आने वाला जो शेष हो उसका इसमें भाग दे दो, इसको पूर्णतः काटना है। यहाँ जो शेष बचेगा, यहाँ अगर कुछ शेष बचता तब फिर इसमें भाग दिया जाता है इसका। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना विशेष। यहाँ पे क्या किया है हमने, 38,220 में भाग दिया है, 196 का दिया है, 195 बार गया है, और शेष क्या बचा है 0। तो मैंने बताया था कि जो अंतिम b होता है, अंतिम क्या होता है b, अंतिम b होता है वही हमारा मासा कहलाता है। तो मासा या HCF, ठीक है, क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमने ये 2 सवाल सॉल्व किए। पहले के तीसरे में जो संख्याएं दे रखी थी, एक बार हम देख लेते हैं क्या संख्याएं दी थी हमें। पहले के तीसरे में संख्याएं दे रखी थी हमें 867 और 255, 867 और 255। उसी की तरह हम एक रफ वर्क इसका भी कर लेते हैं। पहले रफ वर्क में
255 का 867 में। वीडियो थोड़ी लंबी ना हो, कैलकुलेशन मैं पहले ही कर लिया हूँ मैंने इसकी कैलकुलेशन वगैरह, सिर्फ आपके सामने मुझे लिखनी है ओनली, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन पहले ही कर लिया है। क्योंकि साथ में कैलकुलेशन करूँगा तो 2-4 मिनट वीडियो में टाइम ही बढ़ेगा, और फिलहाल मेरे पास अपनी इतना रिसोर्स नहीं है कोई भी, ना अच्छा कैमरा, ना कोई अपलोडिंग की इतनी बढ़िया सुविधा। फ़ोन से ही वीडियो कैप्चर करना और फ़ोन से ही डाउनलोड अपलोड करना, और फिर बड़ी वीडियो हो जाती है तो फिर थोड़ा दिक्कत आती है। इसलिए मैं टाइम मैनेजमेंट के लिए ये कैलकुलेशन है इनको पहले कर लेता हूँ। आप करके देख सकते हैं। ये 3 बार जाएगा पहले, और 765 शेष बचेगा आपका 102। 102 का हम 255 में भाग देंगे। जब 255 में भाग देंगे तो इसका 2 बार जाएगा, और ये 204 होगा। हमारा 51 शेष बचेगा। 51 का 102 में देंगे तो 2 बार जाएगा, और आपका कुछ भी शेष नहीं बचेगा। ठीक है, इसी को यहाँ पर लिखते हैं हम। ए बराबर 867 और पी बराबर 255। ठीक है, यहाँ लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर और ए इज इक्वल बी इज इक्वल टू क्यू प्लस आर। तो हमने ए क्या माना है यहाँ पे 867 ए माना है, बी क्या है 255। कितनी बार भाग गया है? 3 बार भाग गया है पहली बार। ठीक है, और शेष क्या बचा है? 102 जो शेष बचा है। अगला स्टेप क्या होता है? 255 उठाएंगे इधर से, क्योंकि 255 में ही तो भाग दिया है हमने। जब 255 में दिया है, किससे दिया है? 102 से भाग दिया है। कितनी बार गया है? 2 बार गया है। शेष क्या आया है? 51 शेष आया है। अगली बार 102 में भाग दिया है हमने। किस में दिया है? 102 में भाग दिया है। किससे भाग दिया है? 51 से दिया है। कितनी बार गया है? 2 बार गया है। और कितना शेष आया है? कुछ भी शेष नहीं बचा है। तो मैंने बताया जहाँ लास्ट 0 आ जाता है तो उसी में देखते हैं कि अंतिम 0 किस संक्रिया में आया था, उसी संक्रिया का बी उठा लेते हैं, और वही क्या होता है? HCF यानी मासा क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, इसका आंसर कर रहे हैं। हमें किस रूप में दर्शाना है? दर्शाना है, क्या दे रखा है इसमें? 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। तो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। किसी भी विषम धनात्मक संख्या को 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में दर्शाया जा सकता है। सॉल्व करते हैं इसे। माना ए कोई धन पूर्णांक है, और b बराबर 6। अब b बराबर 6 क्यों लिया? क्योंकि हमें थोड़ी सरलता हो जाएगी 6 लेने में। ठीक है, आप अगर इस तरीके का कोई सवाल आता है तो जहाँ गुणांक होने वाला जो गुणांक हो उसे देख लीजिए, और उसी गुणांक का कोई गुणज लीजिए या फिर उसी को लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी होगी। हमने कोई और संख्या उठा ली तो फिर कैलकुलेशन इतनी टफ हो जाएगी कि हमें किसी परिस्थिति में सब आंसर भी नहीं आए।
इसलिए हमें थोड़ी सरलता के लिए यहाँ जो संख्या दी हो, यानी जो q के मल्टीप्लाई में दे रखी हो, यानी जो b की जगह संख्या अगर बने कोई, तो उस संख्या का या तो कोई गुणांक लो या फिर वही संख्या लो। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, r बराबर कितना आएगा बता सकते हैं? कल मैंने बताया था r बराबर कितना आएगा, b से हमेशा छोटा आएगा। तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, क्या 6 आएगा? नहीं, 6 नहीं आ सकता। तो संख्या क्या बनेगी तब? a बराबर क्या क्या बन सकता है, देखो a बराबर बन सकता है, क्योंकि बी क्यू, a बराबर यही तो लिखा जाएगा फॉर्म, बी क्यू प्लस आर, यही लिखा जाएगा ना। तो पहली संख्या क्या बनेगी, देखो पहली बनेगी 6q प्लस 0, दूसरी बनेगी 6q प्लस 1, तीसरी बनेगी 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। यही संख्याएं बन सकेंगी, पॉसिबिलिटी यही होगी ना, क्योंकि आर सिर्फ आर का ही फर्क है सब में। इनमें देखते हैं, इनमें हम छांटने की कोशिश करते हैं सम कौन सी है, विषम कौन सी है। जो सम आएगी उसे देखते हैं, जो विषम आएगी उसे देखते हैं। तो देखो एक चीज़ और जानते हैं, जिन संख्याओं में 2 से भाग चला जाता है वो कैसी कहलाती है, सम। तो हम 2 कॉमन लेके देखते हैं, सभी में क्या करते हैं 2 कॉमन लेकर, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3q बचेगा। तो ये कैसी हो गई, सम हो गई, क्योंकि 2 कॉमन आ गया। ठीक है, ये कैसी संख्या निकली, सम निकली। इसमें से 2 कॉमन बन सकता है क्या, देखो जब बीच में प्लस होता है तो दोनों पदों में से कॉमन आना चाहिए। यहाँ 0 था तो 0 का मतलब 6q है, यहाँ पे नॉर्मल 6q लिखा हुआ है, या फिर 6q प्लस 0, उनका कोई मतलब ही नहीं बनता है कि 0 का जो इन्वॉल्व होगा इसमें, इसलिए यहाँ पे 0 को हटा दिया। लेकिन यहाँ 1 है, अब अगर मैं 2 कॉमन लेना चाहूँ तो इसमें से तो कॉमन आ जाएंगे, यहाँ 3q बचेगा, क्या इसमें से 2 कॉमन जाएगा, नहीं। तो ये एक चीज़ और करके से देख सकते हैं कि 2 इसमें से अगर चाहें भी तो 3q प्लस 1 ये बचेगा। तो देखो 2 का गुणा किसी संख्या में करें, या 2 किसी संख्या का गुणज है, गुणनखंड है, किसी संख्या का गुणनखंड है अगर 2, तो वो कैसी होगी, सम होगी। तो सम में हम अगर 1 जोड़ेंगे तो हमेशा कैसी संख्या आएगी, विषम। तो ये संख्या आप कैसे भी देख लो, क्योंकि 2 कॉमन नहीं आ रहा है एक तो, और दूसरा इस तरीके से भी देख सकते हो कि कोई सम संख्या बन रही है ये, क्योंकि गुणनखंड 2 है, किसी ये कोई संख्या ही हो सकती है। ठीक है, ये कोई भी संख्या रही हो XYZ, इसका गुणनखंड अगर 2 है तो इसका मतलब ये सम है। और सम में आप 1 जोड़ो, किसी में भी जोड़ के देख लो, सम के तुरंत या 1 जोड़ोगे तो तुरंत बाद कैसी आती है, विषम संख्या। तो ये एक विषम संख्या सिद्ध होती है। इसमें 2 कॉमन आ जाएगा तो इसमें बचेगा 3q प्लस 1, ये कैसी है, ये साफ दिख रहा है, सम है। इसी तरीके से ये संख्या 6q प्लस 3, इसमें से 2 कॉमन नहीं आ रहा है तो ये कैसी है, विषम है। इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो 3q प्लस 2, ये कैसी है, सम संख्या है। इसमें से 6q प्लस 5 ये विषम हो जाएगी, क्योंकि इसमें से 2 कॉमन आने की संभावना ही नहीं है। ठीक है, अब आप देखो इसने पूछा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या बोला, धनात्मक विषम पूर्णांक किस किस रूप का हो सकता है, 6q प्लस 1। तो आप देखो 6q प्लस 1 कैसा है, ये है एक जगह, ये है। फिर पूछा है 6q प्लस 3, तो 6q प्लस 3 ये है। ठीक है, 6q प्लस 3 एक ये है, और एक 6q प्लस 5 ये आया आपका निकल के। तो मुझे ये बताइए आप, देखो ये संख्या विषम है, ये संख्या विषम है, और ये भी संख्या विषम निकल के आई, यानी कि और फॉर्मेट है। ये देखो ये वाला कैसा है, सम है, ये फॉर्मेट कैसा है, ये भी सम है, ये कैसा है, सम है। यानी हम कह सकते हैं कोई भी, हमने धनात्मक पूर्णांक ले लिया था कोई भी, और उसको सॉल्व करके देखा तो पता चला कि जो जो विषम आते हैं वो किस रूप के हैं, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें,
हमें सम जो प्राप्त हुई वो इस फॉर्मेट की नहीं है, इस फॉर्मेट में सिर्फ विषम संख्याएं ही हमें प्राप्त हुई। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यहाँ दे रखा है कि एक 616 सदस्यों वाली एक टुकड़ी है। क्या है? 616 सदस्यों वाली टुकड़ी है और एक 32 सदस्यों वाली टुकड़ी है। होना क्या है कि इसकी रो और कॉलम इसे लाइनों में लगाना है। जैसे मान लो 616 वाली ये ऐसे करके ऐसे 32 वाली खड़ी करनी है, 32 वाली ये कैसे 32 को जिसमें सदस्य है वो खड़ी करनी है। अब इसी के पीछे 616 भी खड़े करने हैं। तो ये कह रहा है कि जो कितनी लाइनें बने, इसमें कितनी लाइनें बने कि 616 पूरे पूरे आ जाएं, कि जहाँ से जहाँ तक आए। तो ऐसा ना हो कि किसी लाइन में ज़्यादा हो जाए और किसी लाइन में कम हो जाए, ये लाइनें बराबर रहें, इसकी भी उतनी लाइनें बनाओ इसकी। तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा? मासापा। ठीक है, तो इसका मासा निकालते हैं, तो सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इसमें आएगा 616 तथा 32 का मासा लेने पर। ठीक है, तो उसी तरीके से निकाल देंगे। 32 का 616 में भाग देंगे तो ये आपका मैंने पहले कैलकुलेट कर रखा है। ये एक बार जाएगा 32, आपका शेष बचेगा 29, 6 का उतारा लेंगे और आपका 9 बार जाएगा 288 आएगा। और यहाँ पे शेष बचता है आपका 8 का हम 30 में देंगे तो 4 बार जाएगा और ये 32 आएगा। ठीक है, मासा बराबर 8 आएगा। अतः स्तंभों की संख्या, यही तो पूछा उसने, कि अधिकतम संख्या 8 होगी जिसमें सेना मार्च कर सकती है। ठीक है, मार्च का मतलब परेड होता है, जो परेड करना चाहते हैं, जो परेड होती है सेना की, वही मार्च कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसमें पूछ रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक दे रखा है a और उसका वर्ग करें तो
वर्ग किस रूप में आएगा, 3m या 3m+1 के रूप का होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, हाँ एक काम और कीजिए आप सभी स्टूडेंट्स, जब भी आप क्लास देखा करें तो साथ में अपना गणित रख लिया करें, जिससे कि आपको क्वेश्चन आपके सामने दिखते रहेंगे। क्योंकि मेरे पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि मैं साथ साथ क्वेश्चन भी दिखा सकूं उसमें। अगर आपका सपोर्ट रहा तो जल्दी ही उस तरीके की सुविधाएं हो जाएं जो कि आपको क्वेश्चन भी डिस्प्ले पर दिखाई देने लगे। फिलहाल आप अपना गणित रखा करें अपने पास, जिससे आपको सवाल समझने में आसानी हो। कॉपी पेंसिल लेके बैठा करें और खुद सॉल्व किया करें देखते देखते। इसे सॉल्व करते हैं। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर कितना, 3। मैंने आपको बताया था उसमें जो गुणांक रहता है, इसमें 3m और 3m+1 पूछा है, तो हम उसके या तो गुणांक उसका कोई गुणज लें या फिर उसे ही लें, जिससे हमें थोड़ा सवाल करने में आसानी रहती है। तो हमने वही उठा लिया है। दर्शाना क्या है, 3m m+1। यहाँ आपको पूरा लिखना है, जैसे मैंने यहाँ दर्शाना लिख दिया, तो आपको ये पूरा लिखना है यहाँ पर कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को दर्शाना है के रूप का। इस तरीके से पूरा लिखेंगे आप इसे। ऐसे ही इसे भी लिखना है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को दर्शाना है, पूर्णांक के वर्ग को दर्शाना है 3m+1 के रूप में। इस तरीके से लिखेंगे। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, b बराबर 3, तो r बराबर कितना आएगा बता सकते हैं आप, 0 1 2, 3 ही आ सकता है। ठीक है, तो ए क्या क्या बन जाएगा, ए बनेगा 3q + 0, 3q + 1 और 3q + 2। जब हम इनका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, वर्ग देख लेते हैं। वर्ग करने पर जब हम इसका वर्ग करेंगे, ठीक है, तो वर्ग करेंगे, ये आएगा 3q का वर्ग, 3q + 1 का वर्ग और 3q + 2 का वर्ग। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तीन 9 होता है, 9q²। इसको हम लिख सकते हैं 3q² और इसे लिख सकते हैं 3m। अच्छा, m क्यों लिख दिया यहाँ, अभी बताता हूँ। यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कौन सा लगाना है आपको फॉर्मूला दर्शाना है यहाँ पर, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ये वाला फॉर्मूला आपको फिट करना है। तो जब ये फॉर्मूला लगाएंगे आप यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे a का होगा 3 × 9, q² आएगा, 1 का वर्ग 1 आएगा। अब 2ab है तो देखो 2 3q 1, 3 दूनी 6q। इसका मतलब हम लिखेंगे 9 यानी 9q² + 1 + 6q। अब जब इसको अरेंज करके लिखेंगे तो संख्या हम बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो ये 1 यहाँ से निकाल के इधर लिख देंगे। तो इसको जब दिख रहा है या नहीं,
तो इसे लिख देंगे हम 9q² प्लस 6q प्लस 1। अब इसमें देखते हैं तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा आपका, इसमें कॉमन आ जाएगा 3 और बचेगा आपका 3q² प्लस 3 दूनी 14 तो 2q होगा और प्लस 1 बाहर बच गया। 1 मिनट ये काटना पड़ेगा यहाँ से। और इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा 3, इसको m लिख सकते हैं, बताता हूँ m क्यों लिख सकते हैं, प्लस 1 बचा। ठीक है, अब अगला था 3q प्लस 2 का वर्ग। इसी तरीके से इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे आप, और जो सॉल्व होके आएगा उसे सॉल्व कर लेंगे। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 9q² प्लस 12q प्लस 4, और यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन आएगा हमारा, 3 कॉमन आएगा, 3q² आएगा, और इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं, 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, इस तरीके से लिख देते हैं, थोड़ा सरल होगा आपको समझने में। 4q प्लस 1 इसको हम m लिख देंगे तो 3m प्लस 1। तो हम जो m क्यों लिख रहे हैं उसको लिखते हैं, अभी उसको लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं, यहाँ 3q² और लिखा हुआ 3q² प्लस 2q तथा 3q² प्लस 4q प्लस 1 कोई पूर्णांक m के बराबर है। ठीक, हमने इन सबको n मान लिया क्योंकि ये एक ही फॉर्म में है सब। देखो आप, इसलिए इसकी जगह m लिख दिया है हमने। ठीक, ये हमने इसका कारण, और ये कारण देना जरूरी है, हमें कारण देना पड़ेगा इसका। अब क्या करते हैं, इसे इसमें जो पूछा गया था वो लिख देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन था आपका, कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक, क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 2 के रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क। इसे नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन कब दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। यहाँ मैं एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि आपको ए मानना है कुछ भी। ठीक है, ए कोई धन पूर्णांक है और बी बराबर आपको 3 मानना है। ठीक है, फिर जब इस तरीके से मान लेंगे तो आप आर क्या लेकर आएंगे, आर लेकर आएंगे 0 1 2 3 तो नहीं आएगा,
तो आपकी जो संख्याएं बन जाएंगी वो बन जाएंगी 3q+0, 3q+1 और 3q+2। अब आपको बस इसका घन करना है। घन करने पर, ठीक है, जब इसका घन करेंगे आप तो घन आएगा 3q का घन, 3q+1 का घन और 3q+2 का घन। इसे आपको सॉल्व करके दिखाना है। इसमें आपका फॉर्मूला यूज होगा a+b का होल क्यूब। फॉर्मूला बता देता हूँ एक बार, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। इसका एक और रूप होता है, वो होता है a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a+b। ये वाला और ये वाला दोनों एक ही रूप होते हैं, बस फर्क इतना होता है कि हम जहाँ पर जैसी ज़रूरत होती है वैसा यूज करते हैं। फुल कैलकुलेटिव होता है तो फिर ये यूज करते हैं फुल कैल, क्योंकि देखो इसका इसमें गुणा कर दिया तो ये आ जाता है। इसी से तो ये बना हुआ है, इसी से ये बना है, या फिर इससे ये बना है। मान लो इसमें से 3ab कॉमन ले लिया है तो ये बन जाता है। तो इसमें से आपको ये वाला फॉर्मूला या ये वाला आपको जो अच्छा लगे किसी से भी निकाल सकते हो, दोनों से निकल जाएगा। मेरी इसमें से आप ये यूज कीजिए, थोड़ा शॉर्ट रहेगा, और इसे यूज करके आप इसका सॉल्यूशन बताइए क्या होता है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। एक बात और सभी स्टूडेंट्स से, अगर आपको कोई भी समस्या होती है किसी क्वेश्चन में, अभ्यास से संबंधित या इस चैप्टर से संबंधित किसी और गणित की, या कोई भी सवाल आपका क्वेरी से, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हो सकता है वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी वॉइस भी वाइब्रेट या फिर सराउंडिंग जैसी पोजीशन में है, लेकिन मैं जल्दी ही इसका कुछ ना कुछ विकल्प निकालूंगा। अभी मेरे पास उतने संसाधन नहीं है, टेक्निकल भी सक्षम नहीं हूँ उतना। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय ऑल स्टूडेंट।